नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल तुलसीदास मोटिवेशन में। दोस्तों, आज मैं लोक व्यवहार पुस्तक की 21वीं अध्याय को आपके समक्ष पढ़ने वाला हूं। इस पुस्तक के बाकी के 20 अध्याय का वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, जिसे आप इस वीडियो के लास्ट में देख सकते हैं। आपसे एक और गुजारिश करना चाहूंगा कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक जरूर कर दें, ताकि हमें पता चल सके कि आपको अगली वीडियो का इंतजार रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 21, गलतियों का पता कैसे लगाएं। कैलिबन कुलीज के राष्ट्रपति पद के दौरान मेरा एक मित्र व्हाइट हाउस में मेहमान बन गया। वह राष्ट्रपति के प्राइवेट ऑफिस में प्रवेश करने वाला था। उसने सुना कि कुलीज अपनी सेक्रेटरी की प्रशंसा कर रहे थे। आज तुमने बहुत सुंदर ड्रेस पहनी है और तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। नाप तोलकर बोलने वाले राष्ट्रपति ने पहले कभी किसी सेक्रेटरी की इतनी अधिक प्रशंसा नहीं की थी। तारीफ सुनकर सेक्रेटरी शर्मा गई, क्योंकि उसके लिए यह एकदम अनापेक्षित सी बात थी। फिर कुलीज कहने लगे, खुशी से ज्यादा उछलने की जरूरत नहीं, मुझे तुमसे कोई और बात कहनी है। तुम्हारे पत्रों में विराम चिन्हों की बहुत गलती होती है। मैं चाहता हूँ कि ये गलतियाँ न किया करो। उन्होंने ज्यादा ही स्पष्ट शब्दों में बात की थी, लेकिन उसका मनोविज्ञान शानदार था। यदि पहले हम अपनी अच्छाई की तारीफ सुन लेते हैं तो फिर बुराई सुनना बहुत आसान हो जाता है। दाढ़ी बनाने से पहले नाई भी तो साबुन मलता है। बिल्कुल यही तरीका मैकिन्ले ने सन 1896 के प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ते समय आजमाया था। विख्यात रिपब्लिकन नेता ने एक चुनावी भाषण तैयार किया, जो उसके अनुसार सिसरो, डेनियल वेबस्टर एवं पैट्रिक हेनरी के भाषण से कई गुना बेहतर था। उस व्यक्ति ने पूरी गर्मजोशी के साथ अपने भाषण को मैकिन्ले के समक्ष पढ़कर सुनाया। भाषण में कुछ अच्छी बातें तो जरूर थी, लेकिन उस मौके के हिसाब से उचित नहीं थी। मैकिन्ले उसकी भावनाओं को आहत नहीं करना चाहते थे, लेकिन उन्हें नहीं तो कहना ही था, इसीलिए उन्होंने कूटनीति से काम लिया। मेरे प्रिय मित्र, वाकई यह बहुत शानदार भाषण है। शायद ही कोई और इतना अच्छा लिख सके। दूसरे मौके के लिए यह एक उचित भाषण होता, लेकिन शायद इस मौके के लिए नहीं है। आप एक कष्ट करें कि इस भाषण को मेरे द्वारा सुझाए गए तरीके से दोबारा लिखकर इसकी एक प्रति मुझे भेजें। उसने बिल्कुल वैसा ही किया। मैकिन्ले के मार्गदर्शन एवं संशोधन पर अमल करके उसने दोबारा भाषण लिखा और फिर वह उस अभियान का प्रभावी एवं कुशल वक्ता बन गया। यहाँ पर अब्राहम लिंकन द्वारा लिखा गया दूसरा सबसे प्रसिद्ध पत्र दिया जा रहा है। पहला सबसे प्रसिद्ध पत्र मिसेस बी को लिखा गया था, जिसमें उन्होंने युद्ध में उसके 5 बेटों की मौत पर दुख व्यक्त किया था। लिंकन को इस पत्र को लिखने में शायद 5 मिनट लगे होंगे, लेकिन सन 1926 में सार्वजनिक नीलामी में यह पत्र करीब $12,000 में बिका था। आश्चर्यजनक तथ्य यह है कि यह रकम उस सारी राशि से अधिक थी जो लिंकन 50 सालों की जीत और मेहनत के बाद बचा पाए थे। यह पत्र 26 अप्रैल 1863 को गृह युद्ध के निराशाजनक समय में जनरल जोसेफ हुकर को लिखा गया था। लिंकन की सेनाएं 18 महीने तक लगातार एक के बाद एक हर मोर्चे पर हार रही थी। सारे प्रयास व्यर्थ जा रहे थे और कितने ही सैनिक मौत के घाट उतार चुके थे। पूरा देश हैरान था। बात इतनी बढ़ चुकी थी कि सीनेट के रिपब्लिक सदस्य भी विद्रोह पर उतर आए थे तथा वे लिंकन को व्हाइट हाउस से बाहर निकालना चाहते थे। लिंकन ने कहा, निश्चित ही तुम आज पूर्ण विनाश के कगार पर खड़े हो। लगता है ईश्वर भी हमारे खिलाफ है। मुझे आशा है कि छोटी सी भी किरण दिखाई नहीं देती। जो पत्र मैं यहाँ पर छापने जा रहा हूँ, उससे पता चलता है कि किस प्रकार लिंकन ने एक कट्टर जनरल को बदलने की कोशिश की थी, जबकि देश का सारा भाग्य उसके कार्यों पर ही निर्भर था। राष्ट्रपति बनने के बाद लिंकन का यह सबसे तीखा पत्र था, लेकिन उससे साफ पता चलता है कि उन्होंने जनरल हुकर को गंभीर गलतियां की निंदा करने से पहले उसकी तारीफ भी की थी। गलतियां वाकई बहुत गंभीर थी, लेकिन लिंकन ने ऐसी बात साफ साफ नहीं कही। लिंकन ने लिखा था, कुछ ऐसी बातें हैं जिन पर मैं आपसे पूर्णतया राजी नहीं हूँ। सही में वे बहुत बड़े कूटनीतिज्ञ थे। यहाँ है लिंकन द्वारा जनरल हुकर को लिखा गया वह पत्र। मैंने ही आपको पैटोमैक की सेना का सेनापति नियुक्त किया है और ऐसा करने के कारण भी है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी बातें हैं जिसको लेकर मैं पूरी तरह से आपसे संतुष्ट नहीं हूँ। मैं आपकी कुशलता एवं बहादुरी की दिल से प्रशंसा करता हूँ। मुझे पता है कि आप अपने राजनीतिक जीवन तथा प्रोफेशन को एकदम अलग अलग रखते हैं। आप बिल्कुल सही करते हैं। आपके अंदर बहुत आत्मविश्वास है जो बहुमूल्य है। आप महत्वाकांक्षी है, जो कुछ हद तक ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि जनरल बर्नसाइड की कमान में आपने आवश्यकता से ज्यादा महत्वाकांक्षा का परिचय दिया है तथा उसके साथ यथासंभव असहयोग किया है। ऐसा करके आपने अपने देश के साथ न्याय नहीं किया तथा एक कुशल एवं सम्मानित सैनिक साथी के साथ भी। मैंने अति विश्वास सूत्रों से सुना है कि अभी कुछ दिनों पहले आपने कहा कि सेना तथा सरकार दोनों को ही तानाशाह की आवश्यकता है। बात साफ है, मैंने आपको इस कारण नहीं बल्कि इसके बावजूद सेना की कमान सौंप दी है। यह बात भी सच है कि केवल वही जनरल तानाशाह बन पाते हैं जो सफलता के शिखर तक पहुंचते हैं। अब मैं आपसे सैनिक सफलता चाहता हूं और तानाशाही का खतरा लेने के लिए एकदम तैयार हूं। सरकार अपने दूसरे सेनापतियों की भांति आपको भी अपनी तरफ से पूरा समर्थन देगी। मुझे डर है कि आपने अपनी सेना में गलत भावनाओं को बढ़ावा दिया है। अपने कमांडर की
आलोचना करने तथा अविश्वास करने की आदत को अब आपको सहन करना ही होगा। आपकी इस आदत को दूर करने में मैं पूर्ण सहयोग करूंगा। यदि सेना का मनोबल इस प्रकार का रहा तो न आप न ही नेपोलियन इस सेना से बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं। हमेशा आप जल्दबाजी की आदत से सावधान रहें, अपनी पूरी ऊर्जा एवं सतर्कता से आगे बढ़ते रहें और हमें विजय दिलाएं। आप मैकिन्ले, कुलिस या लिंकन नहीं है। आप जानना चाहते हैं कि क्या यह दार्शनिकता आपके दैनिक व्यवसाय में भी आपकी मदद करेगी? हम फिलाडेल्फिया की वार्क कंपनी के WP गौ का उदाहरण लेते हैं। एक बार वार्क कंपनी का फिलाडेल्फिया में एक निश्चित तारीख तक एक ऑफिस का निर्माण करवाना था। सब ठीक चल रहा था कि अचानक उस इमारत के बाहर का काम कर रहे ब्रॉन्ज सब कॉन्ट्रैक्टर ने कह दिया कि इस तारीख तक वह माल नहीं भिजवा सकेगा। ऐसा तो बिल्डिंग का काम ही रुक जाएगा, भारी जुर्माना होगा और इतना सारा नुकसान केवल एक आदमी की वजह से होगा। बसों तथा टेलीफोन चर्चाओं का कोई सुखद परिणाम नहीं निकल पाया। फिर मिस्टर गौ को उस सब कॉन्ट्रैक्टर से मिलने के लिए न्यूयॉर्क भेजा गया, जिससे वे स्वयं मिलकर बात कर सके। सब कॉन्ट्रैक्टर फर्म के प्रेसिडेंट से मिलते ही मिस्टर गौ बोले, क्या आपको पता है कि सारे ब्रुकलिन में आप अपने नाम के अकेले व्यक्ति हैं? प्रेसिडेंट ने एकदम हैरत से कहा, नहीं, मुझे तो नहीं मालूम। मिस्टर गौ ने आगे कहा, मुझे भी नहीं पता था, लेकिन आज मैं सुबह ट्रेन से उतरा तो आपका पता देखने के लिए टेलीफोन डायरेक्टरी देखी तो मुझे इस बात का पता चला कि आप ब्रुकलिन में इकलौते व्यक्ति हैं। मुझे इस बात की जानकारी बिल्कुल नहीं थी। सब कॉन्ट्रैक्टर ने कहा। उसने बड़ी दिलचस्पी से टेलीफोन डायरेक्टरी की जांच कर डाली। फिर उसने बड़े गर्व से कहा, वैसे यह साधारण नाम नहीं है। 200 वर्ष पहले हमारे पूर्वज हॉलैंड से आकर न्यूयॉर्क में बस गए थे। वह 10-15 मिनट तक अपने परिवार तथा पूर्वजों के बारे में बातें करता रहा। उसकी बात समाप्त हो गई तो मिस्टर गौ ने प्रशंसा करते हुए कहा कि वाकई यह प्लांट किसी दूसरे प्लांट की तुलना में काफी बेहतर है। इतनी साफ सुथरी तथा बड़ी ब्रॉन्ज फैक्ट्री तो मैंने आज तक नहीं देखी। सब कॉन्ट्रैक्टर कुछ अकड़ते हुए बोला, इस फैक्ट्री को बनाने में मैंने अपना जीवन लगा दिया है। इसकी सफलता पर मुझे गर्व है। क्या आप फैक्ट्री देखना चाहेंगे? फैक्ट्री घूमते हुए मिस्टर गौ ने निर्माण संबंधी अपनी बातों की प्रशंसा की तथा बताया कि किस लिए उसकी निर्माण प्रक्रिया उसके अन्य प्रतिद्वंदियों से बेहतर थी। गौ ने कई मशीन को देखकर कहा कि उसने ऐसी मशीन किसी दूसरी फैक्ट्री में नहीं देखी। सब कॉन्ट्रैक्टर ने बताया कि ये मशीन उसी के द्वारा तैयार की गई थी। फिर वह काफी देर तक गौ को मशीन के काम करने की प्रक्रिया समझाता रहा ताकि उसे यह पता चल जाए कि उसने यहाँ कितना बेहतर काम होता है। फिर उसने गौ को लंच पर आमंत्रित किया। अभी तक गौ ने अपनी मुलाकात का असली उद्देश्य उस सब कॉन्ट्रैक्टर को नहीं बताया था। लंच के बाद सब कॉन्ट्रैक्टर कहने लगा, अब काम की बातें करने का समय आ गया है। मुझे पता है कि आप यहाँ क्यों आए हैं। मैंने सोचा भी नहीं था कि हमारी मुलाकात इतनी अच्छी रहेगी। अब आप चिंता मुक्त होकर फिलाडेल्फिया जा सकते हैं। मैं यकीन दिलाता हूँ कि आपका माल सही समय पर पहुँच जाएगा। मैं दूसरे ग्राहक का माल थोड़ी देर से भेज दूंगा। मिस्टर गौ को तो जैसे बिना मांगे ही मुराद मिल गई। सामान सही समय पर पहुँच गया और इमारत का काम भी समय पर पूरा हो गया। न्यू जर्सी के फोर्ट मॉनमouth में फेडरल क्रेडिट यूनियन के एक ब्रांच मैनेजर ने हमारी कक्षा में यह बताया कि किस प्रकार उसने अपने एक कर्मचारी को ज्यादा कुशल तथा योग्य बनने में सहायता की। हमने एक लड़की को ट्रेलर की ट्रेनिंग पर रखा था, जिसका ग्राहक के साथ बहुत अच्छा व्यवहार था। सारा दिन वो आराम से काम कर लेती थी, लेकिन दिन के आखिरी में उसे कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता क्योंकि बैलेंस मिलाने में बहुत समय लग जाता था। हेड टेलर ने साफ कह दिया कि इस लड़की को नौकरी से निकाल देना चाहिए। इसका काम बहुत धीमा है और उसी वजह से सबको देर हो जाती है। मैंने कितनी बार उसे समझाया, लेकिन वो समझती ही नहीं। उसे निकालना ही होगा। अगले दिन मैंने उसे काम करते देखा। उसका व्यवहार ग्राहकों के साथ बहुत मधुर था। आज काम में रफ्तार भी अच्छी थी। दिन के अंत में मैंने उसे बैलेंस मिलाते देखा तो मैं समझ गया कि वह काम में इतनी देरी क्यों करती है। फिर ऑफिस बंद होने के बाद मैं उससे मिलने गया। वह काफी दुखी तथा परेशान लग रही थी। मैंने ग्राहकों के प्रति उसके अच्छे व्यवहार के लिए उसकी खूब सराहना की तथा काम की गति की प्रशंसा की। उसके बाद मैंने कैश बैलेंस मिलाने का एक आसान सा तरीका उसे बताया। मैंने उसे एहसास दिला दिया कि मुझे उस पर पूरा भरोसा है। उसने मेरे सुझावों को बिना झिझक के मान लिया तथा शीघ्र ही बताए गए तरीका आजमाने लगी। फिर तो उसे लेकर किसी को भी कोई समस्या नहीं आई और वह भी खुश रहने लगी। प्रशंसा द्वारा अपनी बात की शुरुआत दांतों के उस डॉक्टर की तरह है जो अपने काम की शुरुआत नोवोकैन से करता है। मरीज का दांत तो जरूर उखाड़ा जाता है, लेकिन नोवोकैन के कारण उसे दर्द नहीं होता। अतः हर एक लीडर को इस सिद्धांत का पालन अवश्य करना चाहिए। हमेशा अपनी बात की शुरुआत सच्ची प्रशंसा से करना चाहिए। दोस्तों, इसी के साथ आज का अध्याय समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हम हर एक पर्सन से एक एक लाइक की उम्मीद जरूर करते हैं। अगले अध्याय का वीडियो हम जल्द ही जरूर अपलोड करेंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।